सबसे पहला क्वारी है प्रथम का, हाउ मैनी रीडिंग्स टू कंप्लीट, ऑडिट में रीडिंग्स कितनी बार कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले आप ना 3 साइकिल्स में अपने रिवीजन को प्लान करो, ठीक है। सबसे पहले साइकिल नंबर 1 आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत बढ़िया से। एक बार सिलेबस आपने कंप्लीट किया तो अगले राउंड ऑफ रीडिंग में आप क्वेश्चंस करो। फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग में आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग पे आप क्या करो, क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। और फिर थर्ड राउंड पे अब देखना, ध्यान से सुनना, फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग पे किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट्स पे, कि कॉन्सेप्ट से फोकस करो। और साथ साथ जो मैंने क्लास में खाली टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन दिया ना तुमको बुक में, तो खाली वो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन साथ साथ देख लेना, तो फर्स्ट राउंड में तुम्हारा वो फोकस रहेगा। फिर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिकुलरली तुमको क्या करना है, क्वेश्चंस में फोकस करना है, तुमको पूरा क्वेश्चंस करना है। अब जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चंस करते वक्त जो भी क्वेश्चन तुमको ट्रिकी लग रहा है उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। और फिर जब तुम तीसरी बार करोगे ना, तो तीसरी बार करते वक्त तुमको कॉन्सेप्ट करना है, प्लस सिर्फ वो वाला क्वेश्चन करना है जो तुमने सेकंड राउंड में ट्रिकी मार्क किया था। और उसके अलावा तुमको डेली बेसिस में वो वॉइस क्लिप सुनते जाना है जो मैंने तुमको प्रोवाइड किया डेली बेसिस में। एक बार मैराथन भी अटेंड कर लेना, 10.5 आवर्स का मैराथन वीडियो है। और उसके अलावा डेली बेसिस में तुमको क्या करता है, वॉइस क्लिप सुनते जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियरिंग वॉइस क्लिप्स डेली, कितने लोग सुन रहे हैं डेली। तो कुछ लोगों ने थम्स अप दिखाया कि यस सर हम सुन रहे हैं वॉइस क्लिप्स। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट। और डिटेल्ड में, एकदम डिटेल्ड में भी ना, ये पूरा प्लानर कि कितना रीडिंग्स कंप्लीट करना है, कौन से डे में कर सकते हो। तो अब देखना, अभी अभी ना मैंने एक वीडियो डाला है, 45 डेज 3 टाइम्स ऑडिट प्लान। तो वो जो मैंने वीडियो डाला है ना 45 डेज, देखना अब एक वीडियो है अभी अभी जस्ट मैंने डाला है, 45 डेज प्लान फॉर ऑडिट। तो ये जो वीडियो मैंने डाला है ना 45 डेज प्लान फॉर ऑडिट, तो आप देखोगे इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल्ड में बता रखा है कि 45 डेज प्लान के अंदर कि किस तरीके से पहला राउंड आप 6 डेज में कर सकते हो, दूसरा राउंड आप 3 डेज में कर सकते हो, और एग्जैक्टली 6 डेज में आप डे 1 में क्या क्या कर सकते हो, डे 2 में क्या क्या कर सकते हो, डे 3 में क्या क्या कर सकते हो, डे 4 में क्या क्या कर सकते हो, वो सारा कुछ मैंने स्पेसिफाई किया। तो यू कैन रेफर दैट पार्टिकुलर वीडियो, है ना, डिटेल्स में जानने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी उसे कस्टमाइज कर सकते हो कि पहली बार कॉन्सेप्ट में फोकस करो, अगली बार क्वेश्चन में फोकस करो, क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन मार्क कर लेना, और थर्ड रिवीजन में तुमको क्या करना है, उन ट्रिकी क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट में फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर लिखना कैसे है, आंसर लिखना कैसे है पार्टिकुलरली, इसके बारे में आपको अगेन मैंने ऑडिट के क्लासेस में सिखाया था, दोबारा से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले वो फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिखना बताना है, प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है। और प्रोविजन एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, पॉइंट वाइज या पैरा वाइज चीजों को लिखना है, ठीक है ना, पॉइंट वाइज या पैरा वाइज चीजों को लिखना है। एक और चीज, एक और डाउट जो आता है, कितना आंसर, कितना कंटेंट लिखना है, व्हाट शुड बी द कंटेंट, ये भी डाउट है आप लोगों का। हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। यू हैव अ डाउट रिगार्डिंग सब सिलेबस कवरेज, कैन आई अनम्यूट माई सेल्फ एंड आस्क यू। आप पूछ सकते हो, बट यहाँ लैपटॉप का साउंड थोड़ा सा कम है, तो शायद आप बोलोगे तो शायद आवाज ना आए, तो ट्राई कर लो, वरना फिर मैसेज में चैट में डाल देना। निधि यू आर आस्किंग कि सर हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ सबसे पहले, कि अभी तक तुम्हारा ऑडिट अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया। एक बार क्लास जो आपने किया था, क्लास के बाद तुमने एक बार बढ़िया से कर लिया कि नहीं कर लिया ऑडिट को। रिवीजन के एंगल से पूछ रहे हो कि फर्स्ट टाइम के एंगल से पूछ रहे हो, पहले वो बताओ। फर्स्ट रीडिंग हाफ डन एंड हाफ पेंडिंग है। तो देखो पार्टिकुलरली टाइम का ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। जो फर्स्ट रीडिंग है ना, उसमें अपन अपने कंफर्ट पे जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन पे जाते हैं, कि अपना जो कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से अपन जाते हैं फर्स्ट रीडिंग के अंदर। सेकंड रीडिंग में अपन टाइम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब आपने जो फर्स्ट रीडिंग की है सबका हाफ हो गया, तो आपको हाफ करने में कितना टाइम लगा, व्हाट आर द टॉपिक्स यू डिड, एंड आपको हाफ करने में कितना टाइम लगा। एंड वॉइस क्लिप सुन के कर रहे थे या बिना वॉइस क्लिप सुन के कर रहे थे। आइडियली फर्स्ट रीडिंग आफ्टर द क्लास,
पूरा का पूरा मतलब जो क्लास में सपोज सपोज 100 आवर्स क्लास में अपना लगा, तो 100 आवर्स ही आपका सेल्फ स्टडी में लगना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग का रूल है वो, कि 100 आवर्स अगर अपना क्लास में लगा तो आपको घर पे भी सेल्फ स्टडी में भी 100 आवर्स ही लगने चाहिए। और फिर सेकंड रीडिंग में वो रीडिंग में आप 100 आवर्स उसको कम करके 70 आवर्स तक ला सकते हो, राइट, या 60 आवर्स तक भी ला सकते हो। तो फर्स्ट रीडिंग क्लास में 100 घंटे, आपका भी 100 घंटा, वो एकदम बराबर बैलेंस इक्वेशन रहता है। अब पार्टिकुलरली देखो, जो फिलहाल अभी इंस्टीट्यूट का पैरामीटर है ना, और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है ना, आप किसी भी चीज को छोड़ तो नहीं सकते। इट इज हाईली रिस्की कि आप किसी भी चीज को छोड़ने के बारे में सोचोगे। इट इज वेरी रिस्की। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ रहा है, तो आप देखो छोड़ दो कुछ भी नहीं सकते, वो चीज मन से हटा दो कि हाउ मैनी टॉपिक शुड बी कवर। करना सब कुछ है। आप उसके अंदर ये कर सकते हो कि कौन सी जगहों पे अपने को लैंग्वेज पे फोकस करना है, और कौन सी जगहों पे अपने को जो जिस्ट है वो माइंड में दिमाग रख के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको की पॉइंट्स दिखाया लिखाया, आपको मैंने कॉमन पॉइंट्स बताया। तो आप वो सारा ट्रिक यूज करो ना, वो कॉमन पॉइंट्स वाला टेक्निक यूज करो, कीवर्ड्स याद करके चलो। आप लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड याद मत करो, कीवर्ड्स याद करके चलो। बट द थिंग इज दैट करना सब कुछ है, बिकॉज इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आप 2 आइटम छोड़ो के पता चलेगा वहीं से पूछ लिए, तो पता चलेगा पूरे चैप्टर का मेहनत बेकार हो गया। आपने 2 आइटम छोड़ा, और इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली पता है कि शुभम ने क्या छोड़ा है, और वो वही पूछेगा जो 2 तुम छोड़ के गए हो। तो वो चीज पार्टिकुलरली तुम कर ही नहीं सकते आज की तारीख में, जो पैरामीटर है, ठीक है ना। तो पार्टिकुलरली व्हाट यू हैव टू डू इज, अब सिद्धि इज आस्किंग हाउ टू प्लान ऑडिट इन लास्ट 1.5 डेज। वो लास्ट 0.15 डेज की तैयारी ना आपको अभी से करनी होगी। अभी से करनी होगी मतलब सबसे पहले आप जो ये फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर रहे हो, आप जो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कर रहे हो, तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन के अंदर आप मार्क करके चलो कि कहां तकलीफ आ रही है। फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में कहां तकलीफ आ रही है, और कौन सी जगह है जहां चीजें बहुत कम टाइम में हो रही है। अब जहां तकलीफ आ रही है, जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी से आप उन एरिया में ना कीवर्ड्स मार्क कर लो अभी से। डू रिमेंबर, आप सब चीज पढ़ नहीं पाओगे, यू कैन नॉट रिमेंबर, तो अभी से क्या कर लो, कीवर्ड्स मार्क कर लो कि मेरे को वो कीवर्ड्स पढ़ना है। और उसके अलावा क्या करो, डेली बेसिस में वॉइस क्लिप सुनो। तो अकॉर्डिंगली वो जो कीवर्ड्स होंगे अलोंग विद द वॉइस क्लिप्स, इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इन 1.5 डेज। और एक और चीज, 1.5 डेज का आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं शेयर कर देता हूँ वन मोर चीज। मैंने अभी ऑडिट का ना एक समरी नोट्स भी निकाला है। जैसे आपका ऑडिट जो था, आपका जो ऑडिट का बुक का मटेरियल था वो 450 पेजेस का था। अभी मैंने ऑडिट का एक और मटेरियल निकाला है, समरी मटेरियल, 236 पेजेस, एज इक्विवेलेंट एज लर्निंग द कॉन्सेप्ट बुक। तो आप बोलोगे तो वो वाला मटेरियल भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना। तो 236 पेजेस में पूरा ऑडिट कवर्ड है। इट इज एज इक्विवेलेंट एज डूइंग द कॉन्सेप्ट बुक इटसेल्फ जो आपको मैंने दिया है। तो 236 पेजेस में हो जाएगा वो। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा 1.5 डेज में रिवाइज करना, दैट आई शेयर विथ यू। एंड यू कैन यूज द वॉइस क्लिप्स अलोंग, यू कैन यूज द मैराथन वीडियो अलोंग। तो 236 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक, वॉइस क्लिप साथ में यूज करो, मैराथन वीडियो साथ में यूज करो, आराम से 1.5 डेज में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट आई शेयर, ठीक है। तो 1.5 डेज का इशू सॉल्व हो गया। मैराथन वीडियो है अवेलेबल, यस, मैराथन का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। 10 आवर्स का मैराथन है, 10.5 आवर्स का, 80% रिविजन है पूरा। वॉइस क्लिप आपके पास हर टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है, और 236 पेजेस का समरी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यार आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आराम से 1.5 डेज में आप लोग मैनेज कर लोगे। 236 पेजेस आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 236 पेजेस का भी मैंने मटेरियल बनाया है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है कि आप उससे भी करना स्टार्ट कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंसिवली भी आप उससे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो अभी से यू कैन यूज कॉम्प्रीहेंसिवली। अगर आपको अपने मेटेरियल में बहुत कंफर्ट आ रहा है बिकॉज अपने क्लासेस में, कि आपको लग रहा है कि ऑलरेडी उसमें टाइम कम जा रहा है, तो ठीक है ना, उसी को करते रहो। और आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो यू कैन यूज माई 236 पेजेस समरी नोट्स, और यू कैन यूज दैट इटसेल्फ। दिन में ऑडिट को कितना घंटा देना जरूरी है, देखो पढ़ने के ना 2 अप्रोचेस हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अप्रोच कौन सा फॉलो करना है। अप्रोच नंबर 1, डेली ऑडिट करना है। अब इसे डेली ऑडिट करना है, तो इन दैट सिचुएशन आई एडवाइस कि 2.5 से 3 घंटे ऑडिट को दो, कि डेली ऑडिट करना है एग्जाम तक। 3 आवर्स तो फिर देना पड़ेगा ऑडिट को, क्योंकि टाइम कम बचा है। एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे यू हैव टू गिव, ठीक है ना। और अब तो 3 आवर्स से भी ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। और दूसरा, मैंने 45 डेज का जो शेड्यूल दिया है ना, जिसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें मैंने 3 पार्ट्स में बताया है कि आप एक बार ऑडिट 6 दिन में कंप्लीट करो,
फिर आप एक बार ऑडिट 3 दिन में कंप्लीट करो, और फिर एक बार ऑडिट 2 दिन में कंप्लीट करो। तो पार्टिकुलरली वो मैंने 3 पार्ट्स में बताया है। और 6 दिन में कंप्लीट करो, तो 8 आवर्स करके मैंने शेड्यूल दिया है कि 8 से 10 घंटे दिन में देने हैं और आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। और आपको मैंने टॉपिक वाइज दिया वहां पे, आपको मैंने बताया है कि डे 1 में क्या क्या होना चाहिए, डे 2 में क्या क्या होना चाहिए, डे 3 में क्या क्या होना चाहिए। तो आपको पार्टिकुलरली वो चीज मैंने प्रोवाइड की है। और जैसे आप 2.5 से 3 घंटा अगर करते हो, तो उसमें कितना कवरेज होना चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉक सेट कर सकते हो। ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार बैठो, रजिस्टर लेके बैठो, और रजिस्टर लेके ना एक बार डिसाइड कर लो। डिसाइड क्या कर लो, देखो मैं तुमको गोल्डन रूल बताऊंगा ना, 3 घंटे में इतने सारे स्टैंडर्ड, 3 घंटे में ये वाला चैप्टर, वो इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस क्यों होगा? क्या तुम लोग हर सब बराबर हो गया? मान लो मैंने बोल दिया इस चैप्टर में 3 घंटा, भाई कोई बच्चा होगा तुम लोग में से कि क्लास बहुत बढ़िया से किया था, रिवीजन बहुत अच्छे से किया था, तुमको 3 घंटा भी नहीं चाहिए, तुम 2 घंटे में कर लोगे। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्लास में कभी ढंग से किया नहीं था, क्लास के बाद रिवाइज किया नहीं था, उसको दोबारा से फ्रॉम द इंसेप्शन पढ़ना पड़ रहा है। वो तो बेचारा प्रेशर में आ जाएगा, पैनिक में आ जाएगा कि अरे सर ने 3 घंटा बोल दिया, 3 घंटे में करूं कैसे? समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली इफ आई क्वांटिफाई द आवर्स ना, इट इज गोइंग टू बी इनजस्टिस बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज नॉट द सेम। लेकिन व्हाट आई कैन टेल इज कि आपको अभी पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट 60 घंटे में करना चाहिए। 60 आवर्स, 60 आवर्स में एटलीस्ट अभी आपका एक रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। अभी जो स्टेज आ गया एग्जाम इज नियर, तो 60 आवर्स में पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। और 60 आवर्स में आप किस हिसाब से एलोकेशन कर सकते हो, उसका टेंटेटिव टाइमलाइन मैंने दिया हुआ वीडियो के अंदर। तो आप एक बार उसको रेफर कर लेना और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना कि आपको वहां पे 5 घंटे ज्यादा चाहिए या फिर आपको वहां पे 5 घंटे कम चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हर आंसर लिख के प्रैक्टिस करना इज नॉट रियलिस्टिक। अगर आप पूछोगे कि सर हर आंसर लिख के प्रैक्टिस करके हो सकता है क्या, हर आंसर लिख के प्रैक्टिस करना तो देखो सेंसिबल नहीं बनता, तुमको बाकी टॉपिक भी पढ़ना है। तुम क्या करो, हर चैप्टर में ना 2 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ठीक है? हर क्वेश्चन में 2 से 3 चैप्टर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, और सिर्फ वो 2 से 3 क्वेश्चन तुम लिख के देख लो, और उसके अलावा टेस्ट दो। तो जब टेस्ट दोगे तो ऑलरेडी तुम लिखोगे। प्रथम इज आस्किंग कि शुड वी गो थ्रू द आईसीएस स्टडी मैट वंस और ग्लैंस। मैंने तुमको मार्क कराया था ना लास्ट क्लास में कि आईसीएस स्टडी मैट से क्या क्या कर सकते हो। तो पार्टिकुलरली लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी मैंने मार्क करा के दिया था कि आईसीएस के स्टडी मैट से क्या क्या कर सकते हो। तो ओनली दोस पार्टिकुलर थिंग्स यू कैन गो थ्रू द आईसीएस स्टडी मटेरियल, अदरवाइज नीड नहीं है। अपना जो नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है, उसमें अपने सब कुछ कवर किया हुआ है। खाली मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो मार्क कराया था तुमको एरियाज की, ये स्टडी मैट से देख लेना। तो खाली वो एरियाज तुम क्या है स्टडी मैट से पार्टिकुलरली एक बार के लिए रेफर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और रहता है स्टूडेंट्स का, आई थिंक मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि सर 4 मार्क का क्वेश्चन में अपने को कितना लिखना रहेगा। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, अपना कंटेंट क्या होना चाहिए? ठीक है? तो पार्टिकुलरली 4 मार्क का क्वेश्चन में कितना लिखना रहेगा उसका भी कोई ना फिक्स रूल नहीं है। मान लो सपोज एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। और गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड में तो यार बहुत कुछ है लिखने के लिए। तो हो सकता है वहां आपका आंसर 1.5 पेजेस का भी चला जाए। समझ रहे हो? ऑन द अदर हैंड सपोज एक क्वेश्चन आया कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर हो, आपको फ्रॉड के बारे में क्या क्या रिपोर्टिंग करना है रजिस्ट्रार को। अब वहां तो है ही 5 पॉइंट, गिनती के 5 पॉइंट है। अब वहां 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो 5 पॉइंट लिखना है, मतलब मुश्किल से आधा पेज होगा, और आपको 5 नंबर मिलेगा। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन है 570 का रहेगा, वहां आपको हो सकता है 1.5 पेज लिखना पड़े फॉर द सेम 5 मार्क्स। तो अपने लिए आप एक रूल सेट नहीं कर सकते कि 5 मार्क्स के लिए इतना ही कंटेंट सही रहेगा, 4 मार्क्स के लिए इतना ही कंटेंट सही रहेगा। दैट विल डिपेंड अपॉन कि कौन से टॉपिक से आपसे पूछा गया है, कौन से चैप्टर से आपसे पूछा गया है, इंस्टीट्यूट ने वहां कितना कंटेंट दिया है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? आई थिंक ये चीज मैंने क्लास में भी शेयर किया था, बट अगेन वंस आई हैव शेयर्ड की डाउट ना रहे। देखो अपने को ना सिंपल सा फंडा है। अपना फंडा क्या है? क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे भी पूछ सकता है इंटर के लेवल पे।
इंटर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और डायरेक्ट के साथ साथ केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ज्यादातर वो केस स्टडी के बेसिस में ही पूछता है, ज्यादातर एमसीक्यू में भी वो थोड़ा सा घुमा के ही पूछता है। तो आपका फंडा क्या है? आपका फंडा एकदम सिंपल है कि अपने को सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स करना है। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद एटलीस्ट मिनिमम, सुनो, मिनिमम आईसीआई एसएम के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। आईसीआई एसएम के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो केस स्टडी बेस्ड हो। और उसके अलावा जो आरटीपी का क्वेश्चन है, जो एमटीपी का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि 2 अटेम्प्ट का आरटीपी और 2 अटेम्प्ट का एमटीपी। ठीक है ना, 2 अटेम्प्ट का आरटीपी, 2 अटेम्प्ट का एमटीपी, एटलीस्ट वो अपने को देख लेना है मिनिमम टू मिनिमम। और फिर टाइम मिले तो 3 से 4 पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन। दैट इज द बेस, कि अपने को एक तो कॉन्सेप्ट्स करना है, कॉन्सेप्ट्स करके अपने को आईसीआई के एसएम के सारे क्वेश्चंस देखने हैं, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट का आरटीपी, 2 अटेम्प्ट का एमटीपी, और टाइम मिले तो 3 से 4 अटेम्प्ट का एग्जाम क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट इतना सारा अपने को करना है। आईसीआई के ना सारे टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तुम लोगों को क्लास में करवाया भी है, जो भी टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन रेफर फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मैट। तो एक बार आईसीआई स्टडी मैट में ना क्वेश्चंस को ग्लैंस कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन ना कर पाओ, आईसीआई का स्टडी मैट, 2 अटेम्प्ट आरटीपी, 2 अटेम्प्ट एमटीपी, इतना क्वेश्चन भी कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है। आज की तारीख में इंस्टीट्यूट वहां से रिपीट नहीं पूछता है कि सेम क्वेश्चन उठा के रिपीट पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होता। बट पार्टिकुलरली व्हाट यू कैन डू इज आईसीआई के एसएम के सारे क्वेश्चंस, और प्लस 2 अटेम्प्ट आरटीपी, 2 अटेम्प्ट एमटीपी, टाइम मिला तो 3 से 4 एग्जाम का क्वेश्चंस। और इसके अंदर भी जो क्वेश्चन में तकलीफ आ रही है ना, याद रखना, उसको मार्क करके चलना। बिकॉज 90% आईसीआई के एसएम क्वेश्चन तुमको लगेगा कि यार ये तो हो रहा है मेरे से डायरेक्टली, तो जो हो रहा है उसको मार्क कर दो कि हो गया, इसमें तकलीफ नहीं आ रही है। और जो 10% एरिया जहां तकलीफ आ रही है उसको मार्क करके चलो कि अगली बार मेरे को यही ट्रिगर करना है। बिकॉज अगली बार तुम दोबारा सारा क्वेश्चन लेके बैठ गया, फिर हो गया कल्याण, फिर रिविजन नहीं हो पाएगा। तो टेल में और क्या क्वेश्चन हैं आपके? बाकी देखो, वॉइस क्लिप सुनते जाओ, मैराथन वीडियोस देख लेना, और जो क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आंसर किस हद तक मैच होनी चाहिए बुक से, देखो यार, एटलीस्ट कीवर्ड्स मैच होने चाहिए। पूरा आंसर मैच ना हो, रेफरेंस मैच होना चाहिए, कीवर्ड्स मैच होना चाहिए, तो एटलीस्ट 70% मैच होना चाहिए। इफ नॉट 100%, दैट 70% मैच मस्ट बी देयर, इट इज एसेंशियल। बिकॉज यार कहीं ना कहीं वो जो पेपर चेक कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज को मैच कर रहा है। तो 70% मैचिंग तो चाहिए वहां पे, एटलीस्ट ऑल द कीवर्ड शुड मैच। और रेफरेंस जो है वो मैच होना चाहिए, कीवर्ड्स मैच होने चाहिए। और बताना एनी क्वाइरीज? बाकी कुछ भी क्वायरी है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी है, तो आराम से तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नॉट अ इशू एट ऑल। नहीं, 8638585920, दिस इज माई नंबर। तो पर्टिकुलरली उसमें आप व्हाट्सएप करोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। टाइम मैनेज करने के लिए देखो, एक ही चीज है, नंबर ऑफ रिविजन एंड रिटन प्रैक्टिस। जितनी बार रिवीजन करोगे तो उतना रिकॉल वैल्यू आपका कम होगा। रिकॉल वैल्यू कम होगा मतलब एक क्वेश्चन को देखकर आप कितना समय लगाते हो उस चीज को रिकॉल करके लिखने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा समय लगाते हो तो लिखने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जितना रिविजन इंक्रीज करोगे, जितना रिटेंशन इंक्रीज करोगे, पहली चीज।
और दूसरी चीज, आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आप ये दो चीजें कर रहे हो ना, नंबर ऑफ रिविजन इंक्रीज करके चल रहे हो और रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो और एटलीस्ट 200 मार्क का टेस्ट दे रहे हो, आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ रिविजन नहीं कर रहे, या नंबर ऑफ रिविजन कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे, 100 मार्क्स से टेस्ट नहीं दे रहे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तब आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज आएगा। और दूसरी चीज, एग्जाम में अगर कोई एक क्वेश्चन में अटक जाओ, आंसर याद नहीं आ रहा, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अपने को उस क्वेश्चन को लेके बैठ नहीं जाना है। ये ऑडिट में भी है, बाकी पेपर्स में भी सेम थंब रूल है कि एक क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, अरे मैंने तो किया था उसको लेके बैठ गए, अरे और 2 पॉइंट कौन सा था लेकर बैठ गए। भाई तुम 2-3 मिनट जो लगा रहे हो ना, वेस्ट कर रहे हो ना, उसमें कुछ और करो, वहां स्पेस छोड़ दो, कम बैक टू दैट लेटर ऑन अगर बाद में याद आ जाता है तो। लेकिन एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है अननेसेसरली, वरना वापस क्या हो जाएगा कि आगे के लिए इट इज गोइंग टू बी हानिकारक फॉर यू। पहले मॉक में 49 आना सही है। 49 आना पहले मॉक में सही है, बिकॉज फॉर यू, लाइक यू नो, ऑडिट इज वेरी बेस। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि पहले मॉक में 30 नंबर आ रहे, 35 नंबर आ रहे, और एग्जाम में 70 आ रहे। तो आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स कि मॉक में 30 नंबर आ रहा, 35 नंबर आ रहा, और एग्जाम में 70 आ रहा। बिकॉज पहली बार आप जब देते हो तो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज नया है, कॉन्सेप्ट नया है, फर्स्ट टाइम आपने वो सब्जेक्ट की है। एंड उसके बाद आप अकॉर्डिंगली क्या करते हो, अपने नंबर ऑफ रिविजन करते हो, तैयारी करते हो, सब चीजें करते हो। ऑडिट का टेस्ट वापस देख लेंगे, अगर आपको देना है प्रोवाइड वन मोर पेपर, इंस्टीट्यूट आपका टेस्ट कंडक्ट करा लेगा। वरना ऐसे है कि एमटीपी दे सकते हो, एमटीपी सॉल्व कर सकते हो। अरे भाई साजिद, हम तो ठहरे ऑडिटर वाला गाना, उसका लिंक दे दूंगा यूट्यूब से, तो सुन लेना वो वाला गाना। तुम्हारे बैच के बाद अभी तक मैंने गाया ही नहीं है। क्या था वो, कि हम तो ठहरे ऑडिटर, ऑडिट करने आए हैं, सुबह पहली गाड़ी से ऑडिट करने जाएंगे, ऑडिट करने जाना है, और आईएफआरएस का टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। तो भाई वो तुमको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो सुन सकते हो। उसके अलावा मेन चीज क्या है, जो कीवर्ड्स हैं, जो कोड्स हैं, जो अपन ने कीवर्ड्स बनाया है, उनको सुनो, बार बार सुनो, बार बार। सुबह उठ रहे हो, जो तुम्हारा बेस्ट टाइम है, जो तुम्हारा बेस्ट टाइम है दिन का, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, उसमें तुम 2 से 3 घंटे ऑडिट को देना स्टार्ट करो। ठीक है। सो आर वी गुड टू गो? आई थिंक जो भी कंसर्न्स थे आपके सॉल्व हो गए। ओके, तो चलो ठीक है। अगर किसी का भी कुछ है, किसी को और कुछ पूछना रह गया है, तो फटाफट 1 मिनट में पूछ लो, वरना फिर वाइंड अप फॉर टुडे। एंड इफ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन व्हाट्सएप। एंड यस, क्लास के बाद, ये सेशन के बाद, आई विल सेंड यू द समरी नोट्स। तो रिमाइंडर भेज देना मुझे, मैं आपको समरी नोट्स भेज दूंगा। एंड साथ ही साथ मैराथन का लिंक, साथ ही साथ मैराथन का लिंक भी भेजना है मुझे, वो भी भेज दूंगा। ओके चलो देन, वी कैन वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। ठीक है ना? बाकी कुछ भी क्वायरीज है, कुछ भी तकलीफ है, यस, मैराथन 80% सारे चैप्टर्स का उसमें,
मतलब 80% सब कुछ है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, बैंक भी है, 80% सारे स्टैंडर्ड्स भी हैं, 80% सारे टॉपिक्स का, 100% तो नहीं 80%, और बाकी वॉइस क्लिप है ये तुम्हारे पास सारा। ठीक है, तो चलो ठीक है, वी आर वाइंडिंग अप द सेशन फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय।